हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, इस पर चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से एसेट एलोकेशन के बेसिस पे म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। और सेबी की डेफिनेशंस के हिसाब से वो सारे फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएंगे जिसमें इक्विटी में एलोकेशन 65% या उससे अधिक हो। 65% या उससे अधिक मीन्स जिस फंड में 65% भी इक्विटी एलोकेशन होगा वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएंगे, जिसमें 100% होगा वो भी इक्विटी फंड कहलाएंगे। इसका मतलब 64% से कम 64% वाले इक्विटी एलोकेशन वाले फंड डेट फंड कहलाएंगे और 1% इक्विटी एलोकेशन वाले फंड भी डेट फंड कहलाएंगे। तो चूंकि इतना वाइड वेरिएशन है, बिकॉज खासकर यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें करें तो वो फंड जिसमें केवल 65% इक्विटी में एलोकेशन है और दूसरा फंड जिसमें 100% इक्विटी एलोकेशन है, फंड तो दोनों इक्विटी म्यूचुअल फंड ही कहलाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में दोनों में काफी फर्क होगा। फॉर एग्जांपल यदि मार्केट बुलिश है और वो फंड जिसमें 65% इक्विटी एलोकेशन है उनका रिटर्न और वो फंड जिसमें 100% इक्विटी एलोकेशन है उनका रिटर्न, दोनों के रिटर्न में काफी गैप होगा। सो कस्टमर के इन्वेस्टर्स को की सुविधा के लिए एक थर्ड प्रोडक्ट इमर्ज हुआ, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड जैसे नाम से पता चलता है, एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, हाइब्रिड मींस इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। लेकिन हाइब्रिड फंड भी दो तरह के, हाइब्रिड एग्रेसिव और हाइब्रिड कंजर्वेटिव। अगेन एग्रेसिव मींस वो हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी एलोकेशन अधिक हो। ये अधिक का एक्सटेंट क्या है? अधिक का एक्सटेंट है इट मस्ट बी मोर देन 65%। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में इक्विटी का एलोकेशन 75 to 80% के आसपास होता है। इसका मतलब हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में इक्विटी एलोकेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज अराउंड 75 to 80%। और आज हम बात करेंगे इसी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड की और हम चर्चा करेंगे कि ये फंड हाइब्रिड एग्रेसिव फंड किसके लिए है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर दो कि ये कौन से ऐसे हाइब्रिड एग्रेसिव फंड हैं जिनका रिटर्न कंसिस्टेंट है, जिसमें इन्वेस्टर बेखौफ इन्वेस्ट कर सके। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस फंड के एडवांटेज की, और इस फंड के एडवांटेज के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि दिस फंड इज बेस्ट suited for conservative equity investor. Conservative equity investors, I am not talking about conservative investors. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फंड बेस्ट सूटेड है कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, ना कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। इट मीन्स there is a difference between conservative equity investors and conservative investors. In case of conservative equity investors, they used to take risk but not too much volatility and risk. मतलब conservative equity investors जो हैं वो रिस्क लेने को तैयार हैं लेकिन अधिक वोलाटिलिटी या अधिक रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क लेने के लिए थोड़ी भी तैयार नहीं है। इसका मतलब दे आर इंटेंडेड टू पार्क देयर फंड्स इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, जहां की रिस्क या तो काफी कम है या रिस्क नहीं है। सो ये फंड उनके लिए सूटेड है जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके एडवांटेज की। सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है कि चूंकि ये थोड़ा सा एक्सपोजर इनका रिस्क एक्सपोजर्स हैं इसका, इसीलिए विदाउट एक्सपोजिंग देयर इन्वेस्टमेंट टू मच वोलाटिलिटी ये ग्रो करते हैं वेल्थ। ये पूरा रिस्क नहीं लेता, थोड़ा रिस्क एक्सपोजर से और वेल्थ को ग्रो करता है। ये फंड जो है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फंड मैनेजर फंड मैनेजर एक डिसाइड कर लेता है कि उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शंस क्या होगा, और जो भी प्रोपोर्शंस अनुपात वो
डिसाइड करते हैं वो उसको हमेशा मेंटेन कर लेते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल यदि कोई फंड है उसका 1000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है और उन्होंने सोचा है कि 75% दे हैव टू मेंटेन एज इक्विटी एंड 25% एज डेट। मान लीजिए 1000 करोड़ में 75% इक्विटी, इसका मतलब 750 करोड़ इक्विटी और 250 करोड़ का डेट। मार्केट इज बुलिश फॉर एग्जांपल और 750 करोड़ ये बढ़कर एप्रिसिएट होकर वैल्यूएशन उसका 1000 करोड़ हो गया और डेट का जो 250 करोड़ था वो एप्रिसिएट करके 300 करोड़ हो गया। इट मीन्स एज ऑन डेट टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 1300 करोड़। फंड मैनेजर ने डिसाइड किया हुआ है कि इसे 75-25 के रेशियो में मेंटेन करना है। एंड हियर यू सी कि जो इक्विटी का पोर्शन है, डेट का पोर्शन 300 करोड़ और उसका 3 गुना होना चाहिए इक्विटी 900 करोड़, लेकिन उसका इक्विटी का वैल्यूएशन है 100 करोड़। तो फंड मैनेजर उस 100 करोड़ को बुक कर लेता है और वो मेंटेन कर लेता है 75 एंड 25 मीन्स 100 करोड़ बुक कर लेगा तो 900 करोड़ इक्विटी और 300 करोड़ डेट होंगे और इसके हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और लॉन्ग पीरियड में ये एक अच्छा रिटर्न देता है। ये जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक आम सवाल कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में ये होती है कि ये तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कर सकता है, तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल आपकी ये क्वेरीज जायज है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि एज इंडिविजुअल जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका जो वो प्रॉफिट बुक होगा वो माना जाएगा कि दैट वुड बी द कैपिटल गेन और अकॉर्डिंगली जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपसे लिया जाएगा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बुक करते हैं तो दे नेवर दैट प्रॉफिट टू द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं देता है, बल्कि वो अपने ही एसेट में एज ए कैश और समथिंग लाइक अदर एसेट्स वो मेंटेन करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को नहीं देते, इसलिए उनको टैक्स कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड यदि ऐसा प्रोसेस करता है तो टैक्स एडवांटेज मिलता है। और इस तरह का इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट सूटेड फॉर 3+ ईयर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। इसका मतलब यदि आप ये सोचते हैं कि 6 महीना में 1 साल में बेहतर रिटर्न मिल जाए, जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि म्यूचुअल फंड में कोई जादू नहीं है, हो सकता है जादू हो जाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंड्स की जिन्होंने कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म किया है और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब एसआईपी के लिए हमने 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है और शॉर्टलिस्ट करने का जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया है वो हमने 4 टाइम पीरियड का एक्स IRR को कंसिडर किया है, 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल, और हर एक टाइम पीरियड्स में टॉप 5 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और जब चारों ही टाइम पीरियड्स में शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो पहले स्टेज में हमने उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया फिर जो कि इन चारों टाइम पीरियड्स में कॉमन है, मींस चारों टाइम पीरियड्स में टॉप 5 में आते हैं। फिर देखा उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जो इन 4 में से कम 3 टाइम पीरियड में कॉमन होते हैं, और फिर देखा 2 में जो कम से कम कॉमन होते हैं। उसके बाद हमने उनके रेस्पेक्टिव एसेट मैनेजमेंट को भी कंसिडर किया और उसके बाद हमने इसकी रैंकिंग कीपिंग व्यू द परफॉर्मेंस एंड द एसेट मैनेजमेंट हमने इसको रैंक किया है और हमने टॉप 5 फंड्स को अपने रिस्क अपने परसेप्शन के हिसाब से मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं 10 इयर्स के स्लॉट में जो टॉप 5 फंड्स हैं वो है क्वांट एब्सोल्यूट, ICICI, केनरा, एडलवेसिस और HDFC का हाइब्रिड इक्विटी। सॉरी, जब 5 इयर्स के स्लॉट की बातें करते हैं तो टॉप 5 फंड्स इज क्वांट, ICICI, एडलवेसिस, जेम इक्विटी और कोटक इक्विटी। जब यही बातें हम 3 इयर्स के स्लॉट में करते हैं तो टॉप 5 फंड्स जो हैं वो हैं क्वांट, ICICI, एडलवेसिस, HDFC, जेम इक्विटी। और जब 1 ईयर की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एडलवेसिस, HDFC, जेम इक्विटी, HSBC और PGM हाइब्रिड इक्विटी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। और ये जो हमने येलो कलर का ब्लॉक बनाया हुआ है इसका मतलब है
कि ये सारे फंड्स कितने स्लॉट्स में कॉमन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा एडलवेसिस के ऑल स्लॉट्स में 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर। इसका मतलब एडलवेसिस एक ऐसा फंड है जो ऑल 4 स्लॉट्स में कॉमन है, मतलब चारों टाइम स्लॉट्स में ये टॉप 5 में परफॉर्म किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्स IRR। जब इन सारे फंड्स का अदर देन टॉप बाकी रिटर्न को कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं उसकी स्थिति ये होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फिगर में ये है कि क्वांट एब्सोल्यूट जो कि 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स तीनों ही टाइम पीरियड में टॉप परफॉर्मर रहे, उनका फर्स्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस इट इज 5.63, दैट इज नॉट द लोएस्ट अमॉन्ग दीज फंड्स बट ऑल्सो लोएस्ट अमॉन्ग ऑल द फंड्स अंडर दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में जितने भी फंड हैं सबसे कम XIRR 5.63 क्वांट एब्सोल्यूट का ही था। अब हम इन 5 और 10 जो 9 या 10 जो भी फंड्स हैं उस फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट ये ICICI इक्विटी का है जो कि 22,144.63 करोड़ है, और सबसे कम JM इक्विटी का है जिसका कि 13.08% है। अब कीपिंग इन व्यू द परफॉर्मेंस एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस फॉर द 4 टाइम स्लॉट्स दैट इज 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर और एसेट अंडर मैनेजमेंट हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अंडर शॉर्टलिस्ट प्रोसेस जो 5th फंड हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो एक क्वांट एब्सोल्यूट। हालांकि हमारे इस रैंकिंग से बहुत सारे व्यूअर्स सहमत नहीं होंगे बिकॉज उनका कहना होगा कि क्वांट एब्सोल्यूट जो है फर्स्ट 2 में टॉप पे है, 3 ईयर्स में सेकंड पे है, इसके बावजूद हमने इसको 5th पोजीशन में रखा है। इसका रखने का 2 कारण, एक कारण इनका 1 ईयर का XIR इट इज पुअरेस्ट अमॉन्ग पुअर जो इस फंड में। एसेट मैनेजमेंट 1150.49 करोड़। ये सारे फंड्स जो हमने डिस्प्ले कर रखे हैं सब डायरेक्ट ऑप्शंस के हैं। इसका मतलब 10 साल से कम पुराना कोई भी फंड इसमें नहीं है, और 10 साल होने के बावजूद आपका एसेट मैनेजमेंट इट इज 1150.49 करोड़। लेकिन 3 स्लॉट्स का इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए इनको 5th दिया है। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद टॉप 5 में ना रखूं, इट इज ओनली बिकॉज इतना कम रिटर्न देना एक साल में, जबकि पिछले कई साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं इसमें, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जो कि हो सकता है आगे भी जो इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है वो शायद इरोड हो जाए, उसका इरोजन हो जाए। 4th पे रखा है हमने JM इक्विटी को रखा है। ये फंड है जो 3 स्लॉट में कॉमन है, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर। हालांकि 3 साल में एक और है, इट इज ICICI का फंड का। लेकिन इसमें कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 ईयर के स्लॉट में ICICI का 14.65, 18.47 है इसका, उससे ये बेहतर है 20%। 3 ईयर्स में है इनका 16.04%, 5 ईयर्स में 19% है ICICI का, इनका 16.8%, और 10 ईयर में 16.28% है और इनका 12.3% है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये ICICI के नीचे होगा। एंड ओवर एंड अबव ICICI का जो एसेट मैनेजमेंट इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द फंड्स अंडर दिस सेगमेंट। और JM इक्विटी का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद इनका पिछले 5-7 साल का परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने इसको 4th पोजीशन पे रखा है। और 3rd पे रखा है हमने HDFC हाइब्रिड इक्विटी। इन्होंने भी 3 टाइम पीरियड्स में टॉप 5 में रहे, और इनका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट क्वाइट बेटर 19,438.8 करोड़। इनका जो परफॉर्मेंस है यदि आप ICICI से इक्वेट करें तो लगता है कि इनका ICICI से थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ 16%, यहाँ 13%, यहाँ 19%, यहाँ 15%, यहाँ 20%, यहाँ 16% और यहाँ 14%। हालांकि
यहाँ इनका 16.96%, करीब 1%, 1.5% से ऊपर है, लेकिन फिर भी इसको हमने थर्ड पे रखा है। और सेकेंड पे रखा है हमने आईसीआईसीआई को, जिसका कि एयूएम हाईएस्ट है और 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स में टॉप 5 में भी थे, और इनका परफॉर्मेंस 3 ईयर्स में सबसे अधिक था। 5 ईयर्स में ये सेकेंड पोजीशन पे थे, और 10 ईयर में भी ये सेकेंड पोजीशन में थे। हालांकि फर्स्ट ईयर में ये टॉप 5 पे आ नहीं सके, लेकिन इनका चूंकि एसेट मैनेजमेंट इज क्वाइट हाई, काफी अधिक है, कीपिंग व्यू, हमने इसको सेकेंड पे रखा है। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इट इज एडलवेसिस। सबको आश्चर्य हुआ एडलवेसिस को मैंने टॉप पे क्यों रखा है, जबकि इनका एसेट मैनेजमेंट काफी कम है, 538.19 करोड़ ही है। लेकिन यही एक ऐसा फंड है जो ऑल द टाइम पीरियड्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर के टाइम पीरियड में ये टॉप 5 में रखे। इसके लिए हमने इसको टॉप रैंक पे रखा है। हालांकि फ्रेंड्स, मैं बार बार जिक्र करता हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड रैंकिंग ये सब डिपेंड करता है आपके परसेप्शन, आपके टेम्परामेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपके रिस्क प्रोफाइल पे। इट्स माई शॉर्ट लिस्टिंग। आपका हो सकता है कि जो रैंकिंग या शॉर्ट लिस्टिंग हमसे थोड़ा अलग हो, लेकिन निर्णय हमेशा आपका ही होगा।